आज हम सेल इंजरी में से सेलुलर अडेप्टेशन पढ़ेंगे। सेलुलर अडेप्टेशन हमारे पास क्या होती हैं, ये रिवर्सिबल चेंजेस होती हैं और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकती हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल में जैसे हमारे पास प्रेगनेंसी में यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, और पैथोलॉजिकल में हमारे पास जैसे मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होती है। जब सिस्टमिक, जब एक बंदा कॉन्टीन्यूसली बहुत सालों से हाइपरटेंसिव होगा तो हाइपरटेंशन कैन लीड टू कार्डियक हाइपरट्रॉफी, तो उसके हार्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, तो ये पैथोलॉजिकल है। इफ़ स्ट्रेस इज़ एक्सेसिव और परसिस्टेंट, अगर हर वक्त उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता रहेगा तो उसके अंदर क्या होगा, एडेप्टेशंस होंगी। एडेप्टेशंस होती हैं जो चीज़ें अभी इतनी खतरनाक नहीं है, जैसे हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, ये सब चीज़ें। और अगर हमारे पास क्या होगा, एडेप्टेशंस हर वक्त रहेंगी, मतलब हर वक्त उसके ऊपर स्ट्रेस रहेगा, स्ट्रेस की वजह से एडेप्टेशन होगी, और एडेप्टेशन कैन लीड टू सेलुलर इंजरी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल्स की इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर किसी बंदे की लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई है, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज़ बड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक एडेप्टेशन है। अगर वो एडेप्टेशन, वो स्ट्रेस नहीं हटा और एडेप्टेशन लंबे अरसे के लिए चली, तो इट कैन लीड टू मायोकार्डियल इंजरी, तो उसके हार्ट के मसल्स की इंजरी हो सकती है और वो हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो एडेप्टेशन कैन लीड टू सेलुलर इंजरी अगर वो लंबे अरसे के लिए चलें। फिर हमारे पास आता है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी होता है इंक्रीज इन सेल साइज़, सेल का साइज़ बड़ा होना। अब साइज़ बड़ा कब होता है, सेल का साइज़ बड़ा तब होता है जब हमारे पास क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलीज हैं वो ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से उसका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्डियक हाइपरट्रॉफी। फिर हमारे पास होता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स का नंबर ज़्यादा होना। अब सेल्स का नंबर जो है कि अभी ये एडेप्टेशन है, मतलब ये एक बॉडी का किसी भी स्ट्रेस को कोप करने का एक तरीका है। तो इसके अंदर क्या होता है कि कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल्स होगी एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स बनेंगे। मतलब अगर तो अनकंट्रोल्ड होती तो फिर तो कैंसर बन जाता, न्यूप्लेजिया, मेलिग्नेंसी हो जाती। लेकिन यहाँ हाइपरप्लेजिया के अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है स्टेम सेल्स की। स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल्स हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाकर डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाना होता है, और वो डिफरेंशिएटेड सेल्स जाके अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे, जैसा कि किस में होता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट होती है। उसके बाद हमारे पास अगर तो एक्सेसिव स्टिमुलेशन होती रहे सेल्स की, कैसे हो सकती है एक्सेसिव स्टिमुलेशन, अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस हो सकती है, किसी भी खास एक मखसूस फैक्टर होता है जो हमारे सेल्स को स्टिमुलेट करता रहेगा कि वो डिवाइड करते रहें। उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स होगा, जैसा कि किस में होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मतलब यूट्रस के जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है उसके अंदर सेल बहुत ज़्यादा हो जाए, विच में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया। अभी जो हमारे पास हाइपरप्लेजिया, ये तो इतनी खतरे की बात नहीं होती, लेकिन जो डिस्प्लेजिया होता है ये प्री कैंसरस होता है और इट कैन ऑल्सो लीड टू कैंसर। उसके बाद हमारे पास है एट्रोफी। एट्रोफी में वही हमारे पास क्या होगा कि जो मसल है या जो आपका टिश्यू है उसका मैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो चीज़ सुकड़ जाएगी, उसे हम कहते हैं एट्रोफी। उसका साइज़ जो है वो, जैसे हमने पढ़ा था, हाइपरट्रॉफी में सेल्स का साइज़ ज़्यादा होता है, एट्रोफी में सेल्स का साइज़ बिल्कुल कम हो जाता है। अब इसकी मल्टीपल कॉजेज़ होती हैं। इसकी एक कॉज है डिसयूज़, अगर हम किसी मसल को यूज़ ही नहीं कर रहे, जैसे एक पेशेंट बेड रिटन है, लंबे अरसे से बेड पे पड़ा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी टांगों के मसल्स बिल्कुल डीजनरेट हो जाते हैं, डीनर्वेशन। अगर किसी एरिया की आपकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, जैसे हमारे पास डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर होता है, तो उसकी आहिस्ता आहिस्ता वो जो मसल्स हैं वो बिल्कुल उनकी एट्रोफी हो जाती है, नर्व सप्लाई नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है, डिसयूज़, हम उस मसल को यूज़ नहीं कर रहे, पुअर न्यूट्रिशन, हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, या लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, उस एरिया के अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं वो वहाँ पे स्टिमुलेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, वहाँ के मसल्स की एट्रोफी हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया जो है ये भी अभी तक, ये भी एक रिवर्सिबल चेंज ही है, मतलब ये भी ठीक हो सकती है, लेकिन इसके अंदर होता है क्या, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स कौन से होते हैं, स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं जिन्होंने आगे जाकर डिफरेंशिएटेड सेल्स बनाना होता है। तो जब आपके स्टेम सेल्स के अंदर ही रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वन सेल टाइप बाय एन अदर दैट कैन अडेप्ट टू अ न्यू स्ट्रेसर। ये होता कब है मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया होता है किसी इरिटेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से। अगर कॉन्टीन्यूसली किसी एरिया के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो अपनी एक सेल टाइप को दूसरी सेल टाइप से चेंज कर लेती है, इस प्रोसेस को मेटाप्लेजिया कहते हैं। जैसा कि हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा, हमारी जो एसोफेगस की नॉर्मल एपिथेलियम होती है वो होती है स्क्वाइमस एपिथेलियम। तो जब हमारे पास गर्ड हो रहा है या हमारे यहाँ जो एसिड है, स्टमक का एसिड, वो एसोफेगस में आ रहा है,
तो एसोफेगस स्टमक के एसिड को टॉलरेट नहीं कर सकता। एसोफेगस की जो नॉर्मल एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम, वो चेंज हो जाएगी बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो कि होती है कोलमनर एपिथेलियम, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट्स एसोफेगस। और ये किसकी एग्जाम्पल है? ये है हमारे पास मेटाप्लेजिया। उसके बाद क्या होता है, या अगर अब एक सेकंड एग्जांपल है कि अगर एक बंदा बहुत लंबे अरसे से टबैको स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है? सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है, वो चेंज हो जाएगी बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल है? मेटाप्लेजिया की। मेटाप्लेजिया में प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया। मेटाप्लेजिया की वजह से डिस्प्लेजिया, जो कि क्या है? प्री कैंसरस है। मेटाप्लेजिया अगर ज़्यादा होगा तो वो डिस्प्लेजिया में भी कन्वर्ट हो सकता है और अल्टीमेटली वो नियोप्लेजिया मतलब कैंसर भी बन सकता है विद परसिस्टेंट इंसल्ट। अगर हम गैस्ट्रिक एसिड या स्मोकिंग को नहीं हटा रहे तो इट कैन लीड टू कैंसर। जैसा कि फॉर एग्जांपल बैरेट्स एसोफेगस क्या है? मेटाप्लेजिया। वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? एसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा में, जो कि क्या है? नियोप्लेजिया या कैंसर। मेटाप्लेजिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कैन ऑल्सो अकर। हमारे कनेक्टिव टिश्यू का मेटाप्लेजिया भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं मायोसाइटस ऑसिफिकेंस। मायो मीन्स मसल, ऑसिफिकेंस मीन बोन। इसमें क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ बोन विद इन द मसल आफ्टर ट्रॉमा। अगर किसी मसल का कोई ट्रॉमा हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता उस मसल के अंदर बोन की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। ये किसकी एग्जांपल है? ये मेटाप्लेजिया की एग्जांपल है। मतलब फिर हमारे पास आता है डिस्प्लेजिया। अब डिस्प्लेजिया में क्या होता है? डिस्प्लेजिया के अंदर हमारे पास डिसऑर्डर्ड प्री कैंसरस सेल ग्रोथ होती है। इसके अंदर क्या होता है? नॉट कंसीडर, ये कोई एडेप्टिव रिस्पॉन्स नहीं है बल्कि ये खतरे की बात है। ऊपर वाले सारे हमारे पास एडेप्टिव रिस्पॉन्सेज थे, ये इट्स नॉट अ ट्रू एडेप्टिव रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज एंड शेप। इसके अंदर प्लियोमॉर्फिज्म होती है। नॉर्मली देखिए हाइपरप्लेजिया में सारे के सारे सेल्स का साइज जो नंबर जो है वो क्या हो रहा है? हाइपरप्लेजिया में नंबर ज़्यादा हो रहा है। हाइपरट्रॉफी में सारे सेल्स का साइज ज़्यादा हो रहा है। एट्रॉफी में सारे सेल्स का साइज कम हो रहा है। लेकिन जो ये है ना आपके पास डिस्प्लेजिया, इसमें एक साइज़ बड़ा है, एक छोटा है, एक लंबा है, मतलब इसके अंदर सेल्स की यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है। दैट्स वाई ये हमारे पास क्या होता है? प्री कैंसरस होता है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? जो माइल्ड एंड मॉडरेट डिस्प्लेजिया होता है, ये डू नॉट, इसमें हमारे पास पूरी एपिथेलियम की थिकनेस इन्वॉल्व नहीं होती, तो ये ठीक हो सकता है अगर हम इसके ऊपर से स्ट्रेस को हटा दें, इंसाइटिंग कॉज को रिमूव कर दें, तो ये ट्रीटेबल है। लेकिन अगर स्फीयर डिस्प्लेजिया हो जाए, ऑफन बिकम इरिवर्सिबल, तो वो इरिवर्सिबल होता है एंड प्रोग्रेस टू कार्सिनोमा, और उसकी वजह से हमारे पास कैंसर हो सकता है, यूजुअली प्रिसीडेड बाय। अब डिस्प्लेजिया की कॉजेज़ क्या हैं? दो मेन कॉजेज़ हैं इसकी, परसिस्टेंट मेटाप्लेजिया और पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया, ये दो इसकी कॉजेज़ हैं। अब ये देख लें, उन्होंने कहा है कि जो इरिवर्सिबल हैं वो रेड से और जो रिवर्सिबल हैं वो ग्रीन से हैं। तो अब इनमें से इरिवर्सिबल कौन सा है? नियोप्लेजिया इरिवर्सिबल है, या आपकी ये भी इरिवर्सिबल, इंजरी, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस भी क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी ये हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, ये सब रिवर्सिबल हैं। ये नॉर्मल सेल्स हैं। नॉर्मल सेल्स के अंदर अगर तो उनकी यूनिफॉर्मिटी लॉस हो जाए तो क्या हो जाता है हमारे पास? डिस्प्लेजिया। अगर उनकी सेल टाइप मतलब एक टाइप दूसरे से रिप्लेस हो जाए तो मेटाप्लेजिया। और अगर हमारे पास चेंज इन सेल टाइप, स्ट्रक्चर सब खराब हो जाए तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल चेंज है, तो ये क्या बन जाता है? नियोप्लेजिया। अब क्या होता है? मेटाप्लेजिया कैन बी कन्वर्टेड टू डिस्प्लेजिया, और डिस्प्लेजिया मेटा में ठीक भी हो सकता है, और ये मेटा और डिस दोनों हमारे पास क्या बना सकते हैं? नियोप्लेजिया में भी जा सकते हैं।